हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन लेक्चर सीरीज के अंतर्गत ये नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन लेक्चर्स को भी ज़रूर देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रारंभिक विद्रोह। प्रारंभिक विद्रोह कहने का मतलब ये हुआ मुख्य रूप से जो 1857 की क्रांति 1857 की जो क्रांति होती है उसके पहले के जो विद्रोह हैं मुख्य रूप से उनकी बात करने वाले हैं। उसके बाद के भी जो विद्रोह हुए हैं, जो मूवमेंट हुए हैं, उनकी भी हम बात करने वाले हैं। बट स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक विद्रोह से। देखिए, प्रारंभिक विद्रोह की बात की जाए तो आखिर विद्रोह होते क्यों हैं, कोई भी रिवोल्ट होता क्यों है, उसके पीछे के कारण क्या है। कारण की बात की जाए तो राजनीतिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे। तो सभी कारण को एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं जितनी जरूरत है। देखिए, राजनीतिक कारण की बात की जाए तो राजनीतिक कारण में आपको पता है सहायक संधि। सहायक संधि जो लाई जाती है, सहायक संधि का अनुसरण किसके द्वारा किया जाता है? वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली। और सहायक संधि को मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। सहायक संधि के साथ साथ इन सारी बातों को मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो रेगुलर वीडियोज़ को देख रहे होंगे उनको ये सारी बातें पता होंगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रेगुलर वीडियोज़ को जरूर देखते रहिए। हाँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, सहायक संधि की बात की जाए तो ये जो संधि है ना, देखने में मैत्रीपूर्ण संधि टाइप की लगती है, बट ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो उनकी जो नीतियाँ होती है, नीतियों का मुख्य उद्देश्य यही होता है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। विस्तारवादी नीति होती है, उसी का ये अंग है, उसी का अंग है सहायक संधि, जिसके तहत जो भारतीय राज्य होते हैं वो अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सहायक संधि की बात की जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से ही ब्रिटिश शासन के द्वारा रूल करने का प्रयास किया जाता है, जिसके द्वारा जो भारतीय राज्य होते हैं अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं। उसके बाद तो वेलेजली के बाद जो सहायक संधि की बात की जाए तो सहायक संधि का अनुसरण वेलेजली के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद तो डलहौजी के द्वारा, जो लॉर्ड डलहौजी होता है, उसके द्वारा जो व्यापकता के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, जिसको हड़प की नीति के नाम से जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। तो इस नीति के तहत डायरेक्ट नहीं, भारतीय जो राज्य होता है डायरेक्ट उनको अपने अंडर में लेने का प्रयास किया जाता है। देखिए, पहले सहायक संधि की बात की जाए तो यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रूल करने का प्रयास किया जाता है, भारतीय राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने का प्रयास किया जाता है। बट व्यापकता के सिद्धांत की बात की जाए तो इसमें डायरेक्ट ही अपने अंडर में ले लिया जाता है भारतीय राज्य को। इसमें प्रत्यक्ष रूप से शासन करने का प्रयास किया जाता है व्यापकता के सिद्धांत के द्वारा, जिसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। जिसमें आप देखिएगा कि इसके अंतर्गत गोद प्रथा जो होती है ना, गोद प्रथा को अमान्य घोषित कर दिया जाता है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाया भी था, जो मराठा, फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से बता ही देता हूँ। जैसे मराठा साम्राज्य होता था, मराठा साम्राज्य में जो पेशवा होते थे, पेशवा के जो उत्तराधिकारी होते थे उनके पुत्र होते थे, मतलब वो अनुवांशिक था। लेकिन मान लीजिए जिनका पुत्र नहीं हुआ, तो जो जिनका पुत्र नहीं होता था वो गोद लेते थे। गोद लिया हुआ जो पुत्र होता था ना, वही आगे जाकर उत्तराधिकारी होता था। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। बट लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस प्रथा को ही समाप्त कर दिया जाता है। तो जो गोद लिया हुआ पुत्र होता था, मतलब जिसको क्या कहा जाता है? दत्तक पुत्र। दत्तक प्रथा की समाप्ति कर दी जाती है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और आपने एक फेमस नाम भी सुना होगा नाना साहब का, जो 1857 की क्रांति आप पढ़ेंगे तो नाना साहब के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है। कहाँ से? कानपुर से। तो नाना साहब जो है ना, ये दत्तक पुत्र होते हैं किनके? जो अंतिम पेशवा होते हैं, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र होते हैं। कौन? नाना साहब। तो नाना साहब, देखिए, जब दत्तक प्रथा की समाप्ति की जाती है तो नाना साहब को जो पेंशन मिल रहा होता है, पेंशन की समाप्ति कर दी जाती है। इनकी जो जागीर होती है उनको जब्त कर लिया जाता है। तो इस वजह से भी आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे, मैं पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक, तो ये सारी बातें आप देख लीजिएगा। सहायक संधि, राजनीतिक कारण में ध्यान रख लीजिएगा। सहायक संधि हो गई, गोद प्रथा की समाप्ति कर दी जाती है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अवध के साथ विश्वासघात किया जाता है, मतलब जो व्यापकता का सिद्धांत होता है उसी के अंतर्गत अवध की बात की जाए तो अवध को कुशासन के आरोप में, मिस गवर्नेंस के आरोप में अवध को अपने अंडर में ले लिया जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये बात आप समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि बहादुर शाह का अपमान किया जाता है। जैसे मुगल सम्राट होते हैं उस समय, बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट, तो इनको जो लाल किला होता है उनको खाली करने का आदेश दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद जो सिक्के होते हैं, सिक्कों पर से इनका नाम हटा दिया जाता है। तो ये सारी बातें हैं, बहादुर शाह का इस तरह से अपमान किया जाता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं, ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद एक और बात ध्यान रख सकते हैं कि अफगानिस्तान में जब अंग्रेजों की पराजय होती है ना, तो भारतीयों का दिमाग खुलता है कि अंग्रेज जो है ना, ये अपराजय नहीं है, इनको हराया जा सकता है। पहले तो मानसिकता धीरे धीरे बनने लगती है कि अंग्रेज बहुत ताकतवर है, इनको नहीं हराया जा सकता है आसानी से। ठीक है, बट अफगानिस्तान में जब इनकी पराजय होती है वहाँ से
भारतीयों का थोड़ा सा दिमाग खुलता है कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद सामाजिक कारण की बात की जाए तो देखिए यहाँ से लोगों में कैसे रोष उत्पन्न होता है, लोग नाराज होते हैं, क्रोध उत्पन्न होता है, काले गोरे का भेदभाव करते हैं ये अंग्रेज, एक रीजन तो ये है जिससे यहाँ के लोग नाखुश होते हैं। अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। तो ये सिंपल बातें हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। भारतीयों को हीन समझने की भावना आदि, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है सामाजिक कारण में, तो ये सब पढ़ते रहिएगा। धार्मिक कारण की बात की जाए तो निश्चित रूप से देखिए वो यहाँ के जो लोग होते हैं उनको अगर नौकरी पर देते हैं तो देखिए योग्यता की जगह पर धर्म को पद का आधार बनाते हैं, या फिर पदोन्नति की बात कर ली जाए, प्रमोशन की बात कर ली जाए तो धर्म के आधार पर उनको प्रमोट करते हैं। तो ये सारी बातें हैं, योग्यता की जगह पर धर्म को आधार बनाते हैं, ठीक है। ईसाई धर्म की बात की जाए, हाँ, ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार किया जाता है, जिसकी वजह से भी भारतीयों में डर का माहौल उत्पन्न हो जाता है, उनको लगता है कि हमारा धर्म खतरे में है, ठीक है। ये सारी बातें हैं। और उसके बाद आर्थिक कारण की बात कर ली जाए तो देखिए भारतीय जो उद्योग धंधे होते हैं, मुख्य रूप से कुटीर उद्योग की बात कर ली जाए, जो कुटीर उद्योग होते हैं उनका तो बेड़ा ही गर्क कर देते हैं ये। भारतीय उद्योग धंधे को क्रमशः नष्ट किया जाता है, भारतीय उद्योग धंधे को नष्ट कर दिया जाता है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। बलात् श्रम कराया जाता है, ज़बरदस्ती मजदूरी कराई जाती है, बट जितनी मजदूरी कराई जाती है उसके मुताबिक पारिश्रमिक भी नहीं प्रदान किया जाता है। जो मजदूरी कराई जाती है यहाँ पर देख लीजिएगा, बलात् श्रम कराया जाता है लेकिन श्रम के बराबर मजदूरी नहीं दी जाती है, कम पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ रीजन्स हो गए। उसके बाद देख लीजिए अकाल, या फिर मतलब अकाल जो पड़ता है सूखा बाढ़ की वजह से, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अकाल की बात कर लीजिए, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, ठीक, फसल बर्बाद हो गई, तो फसल बर्बाद होने के केस में कोई सहायता नहीं प्रदान की जाती है अंग्रेजों के द्वारा। लगान तो अलग से वसूला ही जाता था, फसल भले बर्बाद हो जाए बट लगान देना होता था किसानों को, कोई सहायता नहीं प्रदान की जाती थी। तो इस वजह से रोष उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है धीरे धीरे करके। उसके बाद कुछ जो राजा होते थे, राजा और नवाब जो होते थे, उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है धीरे धीरे। तो ये सब कुछ रीजन्स हैं, इनको आप रिवीजन के भी क्रम में देखते रहिएगा। और ये जो मैंने मुख्य पॉइंट्स लिखे हैं, जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। तो इनको अगर आप देखते रहेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ रीजन्स हैं। हाँ, पीटी के साथ साथ पीटी में अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट्स वाले तो यहाँ इनको यूज किया जा सकता है। और उसके बाद ये जो अप्रोच है, ये आपको मेंस में काफ़ी फ़ायदा देने वाला है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आप पढ़ते रहिए। देखिए अब चलिए एक एक करके सभी विद्रोहों को देख लेते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। देखिए सन्यासी विद्रोह की बात कर लीजिए तो इसका जो मुख्य कारण होता है, जो तीर्थयात्री होते हैं, जो तीर्थ स्थान होता है, तीर्थ स्थानों पर तीर्थयात्रियों को जाने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये विद्रोह उत्पन्न होता है। हाँ, सन्यासी विद्रोह के साथ साथ ये भी विद्रोह ध्यान रख लीजिएगा एक ही साथ, क्योंकि ये जो सन्यासी विद्रोह है इसी में ये शामिल हो जाता है। आप देखिएगा 1776-77 में फ़कीर विद्रोह भी इसमें शामिल हो जाता है। तो साथ में दोनों को ध्यान रख लेंगे तो आसानी से ध्यान रख पाएंगे, याद रख पाएंगे। देखिए सन्यासी विद्रोह की बात की जाए तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, देखिए 1763 से 1800, कहीं कहीं पर हो सकता है हल्का फुल्का इधर उधर दिया हुआ हो, बट उसको लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये मोटा मोटी ये जो टाइम पीरियड दिया हो इनको आपको ध्यान रखना है। सन्यासी विद्रोह की बात कर लीजिए तो ये जो विद्रोह होता है इसका टाइम पीरियड क्या है, 1763 से 1800। इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत आप देखिएगा फ़कीर विद्रोह 1776-77 में फ़कीर विद्रोह सन्यासी विद्रोह में शामिल होता है। अब देखिए दोनों को साथ में मिलाकर देखते हैं। सन्यासी विद्रोह की बात कर ली जाए तो इसको लीड किया जाता है, इसके जो लीडर होते हैं नेतृत्व प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, केना सरकार के द्वारा। मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। देवी चौधरानी का नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। क्यों ध्यान रख लीजिएगा अभी मैं एक बात आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद फ़कीर विद्रोह की बात कर लीजिए तो टाइम पीरियड हल्का फुल्का ध्यान रख लीजिएगा, 1776-77। ये जो फ़कीर विद्रोह है, फ़कीर जो होते हैं मुस्लिम होते हैं, तो ये इसमें शामिल हो जाते हैं सन्यासी विद्रोह में। इनके जो लीडर्स हैं देखिए यहाँ पर मजनू शाह, यहाँ देखिए मजनू शाह, चिराग अली, देखिए चिराग अली। इसीलिए दोनों के जो नेतृत्व करता है लीडर्स हैं सेम हो गए, कुछ कुछ सेम दिख रहे हैं आपको इसी वजह से। फिर यहाँ देख लीजिए भवानी पाठक, यहाँ पर देवी चौधरानी, ठीक। इसलिए मैंने बोला है दोनों को साथ में ध्यान रखेंगे तो आसानी से याद रख पाएंगे। प्रभावित क्षेत्र की बात कर लिया है कि मुख्य रूप से जो प्रभावित क्षेत्र था, कहाँ पर यह विद्रोह हुआ था, तो सबसे पहले तो आप बंगाल जरूर ध्यान रख लीजिएगा। सन्यासी विद्रोह की बात कर ली जाए और फ़कीर विद्रोह की बात कर ली जाए तो बंगाल जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आप बिहार ध्यान रख सकते हैं, बंगाल जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, सन्यासी विद्रोह की बात आई है तो इससे संबंधित एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, देख लीजिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम आप जानते हैं या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से आप जानते होंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात कर ली जाए, चट्टोपाध्याय की बात कर ली जाए तो इनके द्वारा एक किताब लिखी जाती है जिसका नाम क्या है, आनंद मठ। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। एक किताब लिखी जाती है आनंद मठ और एक और इनकी महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम क्या है, देवी चौधरानी। तो देखिए
दोनों में का खास बात क्या है? आनंद मठ की बात की जाए तो इसकी जो पृष्ठभूमि होती है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? सन्यासी विद्रोह, मतलब सन्यासी विद्रोह पर ही ये किताब लिखी गई है पूरी की पूरी, आनंद मठ की बात कर ली जाए तो, जिसमें वंदे मातरम का भी उल्लेख मिलता है। वंदे मातरम का उल्लेख जो मिलता है किस पुस्तक में मिलता है? आनंद मठ में मिलता है। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और बंकिम चंद्र के द्वारा एक और किताब लिखी जाती है, जिस पुस्तक का नाम क्या है? देवी चौधरानी। देवी चौधरानी आप देखे हैं कौन है? ये लीड कर रही हैं सन्यासी विद्रोह को, महिलाओं की बात कर लीजिए, महिलाओं में, ठीक है ना। इसलिए इन्हीं के नाम पर, देवी चौधरानी के नाम पर बंकिम चंद्र के द्वारा ये बुक लिखी गई है, ये किताब लिखी गई है, देवी चौधरानी। ये बात आप समझ पाए होंगे। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद चेरो विद्रोह की बात कर लीजिए। तो चेरो, जागीरदार को चेरो कहा जाता था पलामू के क्षेत्र में। तो जो जागीरदार विद्रोह होता है, चेरो विद्रोह होता है 1800, ये टाइम पीरियड ध्यान रख लीजिएगा, 1800 से 1802 तक इस विद्रोह की बात कर ली जाए तो इसके जो लीडर होते हैं, इसका नेतृत्व किन के द्वारा किया जाता है? भूषण सिंह के द्वारा किया जाता है। और ये झारखंड का पलामू जो जिला है वहाँ पर ये विद्रोह होता है। मुख्य रूप से जो प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है? पलामू है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, चेरो विद्रोह। उसके बाद वेलू थम्पी विद्रोह की बात कर ली जाए तो ये टाइम पीरियड ध्यान रख लीजिएगा 1808-9। टाइम पीरियड हल्का फुल्का आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी क्रम से सजाने को पूछ लेता है, या फिर मतलब 4 ऑप्शन चाहे जितने भी ऑप्शंस देकर वो क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पर ये सब नाम लिख दिया जाता है। ये जो भी विद्रोह है ये लिख दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सा सही क्रम में है, ठीक है। तो इसलिए आप हल्का फुल्का क्रम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। वेलुथम्पी विद्रोह की बात कर लीजिए तो ये जो लीड किया जाता है, देखिए वेलुथम्पी के द्वारा लीड किया जाता है, ये तो सिंपल है याद रखना। तो इसीलिए जो नेतृत्व करता है ये नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है कि इसका जो प्रभावित क्षेत्र था, ये जो विद्रोह होता है किधर की तरफ होता है? ये होता है आपको त्रावणकोर। तो त्रावणकोर जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद बरेली विद्रोह की बात कर ली जाए तो ये जगह का नाम तो नहीं पूछेंगे आपसे। बरेली विद्रोह की बात कर लिया 1816 में, बरेली यूपी में पड़ता है आपको, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो लीड किया जाता है ये किया जाता है मुफ्ती मोहम्मद एवाज के द्वारा, मुफ्ती मोहम्मद एवाज के द्वारा। तो ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद पाइका विद्रोह की बात कर ली जाए, पाइका विद्रोह 1817-18, इसको लीड किया जाता है जगबंधु के द्वारा। और इसका जो मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्र होता है वो होता है ओडिशा। तो ओडिशा आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, पाइका। उसके बाद पॉलीगर विद्रोह की बात कर लिया 1795 से 1805 टाइम पीरियड, मोटा मोटी आप ये ध्यान रख लीजिएगा। पॉलीगर विद्रोह की बात कर लीजिए तो ये लीड किया जाता है किनके द्वारा? कट्टबोम नायकन के द्वारा। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से विद्रोह होता है, साउथ इंडिया। तो पॉलीगर विद्रोह थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, दक्षिण भारत, कट्टबोम नायकन ये नेतृत्व करता है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, वेलोर सिपाही विद्रोह की बात कर, वेलोर सिपाही विद्रोह की बात कर लिया, वेल्लोर सिपाही विद्रोह की बात कर लिया। वेलोर जो कि आपको पता है अभी कहाँ पर पड़ता है, वेलोर तमिलनाडु। तो प्रभावित क्षेत्र याद रखने की जरूरत तो है नहीं, आप डेट जरूर ध्यान रख लीजिएगा, 1806 में। डेट इंपॉर्टेंट है, 1806 में ये सिपाही विद्रोह होता है। निश्चित रूप से ये सिपाही विद्रोह है तो भारतीय सिपाही इसमें होंगे, नेतृत्वकर्ता में आपको ध्यान रखने की जरूरत है भी नहीं, भारतीय सिपाही, ठीक है ना। और इसमें टीपू सुल्तान के जो वंशज होते हैं उनका साथ मिलता है, उनकी सहायता मिलती है इसमें वेलोर सिपाही विद्रोह में। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी डेट इंपॉर्टेंट है, इसमें डेट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये परेशान नहीं हो जाएगा, जो महत्वपूर्ण कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपको कैटेगराइज करके मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि कौन से विद्रोह जनजातीय विद्रोह है, कौन से किसान आंदोलन है, ठीक, सिपाही विद्रोह, सिविल विद्रोह। तो जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं ना उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है कैटेगराइज करके, तो आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद वेलोर सिपाही विद्रोह के बाद बात की जाए नायक विद्रोह। देखिए नायक विद्रोह की बात कर लीजिए तो टाइम पीरियड थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, 1806 से 16, अचल सिंह के द्वारा ये लीड किया जाता है। कहाँ पर ये विद्रोह होता है? मुख्य रूप से बात कर लिया तो बंगाल का जो मेदिनीपुर होता है, तो मेदिनीपुर आप ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो कम से कम बंगाल तो आप जरूर से ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, रामोसी विद्रोह की बात कर ली जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये विद्रोह होता किधर है। इसका जो प्रभावित क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट है उधर की तरफ ये विद्रोह होता है। महाराष्ट्र तो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, रामोसी विद्रोह जिसको लीड किया जाता है चितूर सिंह। चितूर सिंह ध्यान रख लीजिएगा, नेतृत्व करता है। उसके बाद चितूर सिंह अगर ध्यान रख लेते हैं उसके बाद उमा जी को ध्यान रख सकते हैं। चितूर सिंह जरूर ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है रामोसी विद्रोह जो होता है किधर की तरफ? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पश्चिमी घाट जो है ना उधर की तरफ। उसके बाद अहोम विद्रोह की बात कर लीजिए तो टाइम पीरियड ध्यान रख लीजिएगा 1828-23। टाइम पीरियड को हल्का फुल्का जरूर देखते रहिएगा। अहोम विद्रोह की बात कर ली जाए तो ये आसानी से ध्यान रख सकते हैं। से ये असम प्रभावित क्षेत्र जो होता है, मुख्य रूप से जो इसका जो प्रभावित क्षेत्र है वो है असम, जो लीड किया जाता है किनके द्वारा? गोमधर कुंवर के द्वारा। उसके बाद आप ये गदाधर सिंह और कुमार रूपचंद का भी नाम ध्यान रख सकते हैं। गोमधर कुंवर, गदाधर सिंह, कुमार रूपचंद।
पढ़ते रहिएगा ना, मतलब रिवीजन के क्रम में भी एक दो नज़र देखते रहिएगा तो आसानी से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन देकर चीज़ें याद आ जाती हैं। हाँ, जिनको हाईलाइट किया है उन पर आप विशेष फोकस रखिएगा, जिनको हाईलाइट नहीं किया है उनको बस रिवीजन के क्रम में एक दो नज़र देखते रहिएगा, ऑप्शन देखकर सारी बातें याद आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहिए। उसके बाद कोल विद्रोह की बात कर लीजिए। देखिए एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, देखिए कोल विद्रोह की बात कर लीजिए तो इसका टाइम पीरियड आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, 1831-32 जो लीड किया जाता है बुद्धो भगत के द्वारा, और इसका जो प्रभावित क्षेत्र होता है छोटा नागपुर क्षेत्र होता है जो झारखंड में अभी पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ, कोल विद्रोह की बात कर लिया तो ये छोटा नागपुर झारखंड हो गया, लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा कोली विद्रोह की बात कर ली जाए तो इसका जो प्रभावित क्षेत्र होता है, ये जो विद्रोह होता है ये किधर की तरफ होता है, पश्चिमी घाट। और इसकी बात कर लिया, कोल विद्रोह की बात कर लिया, कहाँ गया ये, छोटा नागपुर जो क्षेत्र है ना इधर की तरफ। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि फेमस ये है कोली विद्रोह फेमस नहीं है, बट मैंने आपको दिखा दिया है, कभी क्वेश्चन पूछ ले तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद देख लीजिए पागलपंथ विद्रोह की बात कर लीजिए। पागलपंथ विद्रोह की बात हम करें तो इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, 1813 से 31 तक। ये लीड किया जाता है करम शाह के द्वारा। करम शाह के बाद इसका जो इनके जो बेटा आते हैं टीटू मीर के द्वारा इस विद्रोह को लीड किया जाता है। करम शाह और करम शाह के पुत्र टीटू मीर, ठीक है। इसका जो मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्र होता है वो म्यामेन सिंह होता है, बंगाल का म्यामेन सिंह। बंगाल आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा पागलपंथी विद्रोह की बात कर ली जाए तो। उसके बाद खासी विद्रोह की बात करें, खासी विद्रोह टाइम पीरियड 1829 से लेकर 33 तक, जिसको लीड किया जाता है तीरथ सिंह के द्वारा। तो तीरथ सिंह नाम ध्यान रख लीजिएगा। खासी विद्रोह की बात कर ली जाए तो गारो खासी जयंती आपने सुना है ना, गारो खासी जयंती जो पठार है, यही जो जनजाति है ना इनके नाम पर वो गारो खासी जयंती पठार है। आपने भूगोल में पढ़ा होगा या फिर पढ़ रहे होंगे, ठीक। तो खासी विद्रोह की बात कर लिए तो इससे आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं कि ये जो विद्रोह हुआ होगा मुख्य रूप से जो प्रभावित क्षेत्र होगा वो किधर की तरफ होगा, उत्तर भारत की तरफ आपको होगा। कौन सा हो जाएगा, मेघालय। देखें ना गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय का पठार जो है उसके अंतर्गत आता है, ठीक। ये पढ़े हैं तो मेघालय हो जाएगा, मेघालय असम, ये मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा। गारो खासी विद्रोह की बात कर ली जाए तो लीड किन के द्वारा किया जाता है, तीरथ सिंह के द्वारा। तो सारी बातें ये तो इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रख लीजिएगा, भले मैंने हाईलाइट नहीं किया। उसके बाद खोंड विद्रोह की बात कर लीजिए तो ये जनजातीय विद्रोह हो गया ना। खोंड विद्रोह की बात कर ली जाए तो 1837-56 इसको लीड किया जाता है चक्र बिसोई के द्वारा। उड़ीसा ध्यान रख लीजिएगा, उड़ीसा प्रभावित क्षेत्र जो होता है उड़ीसा होता है। मोपला विद्रोह ये इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह की बात कर ली जाए तो पहले तो मोपला विद्रोह होता है 1836 से लेकर 54 तक, ये टाइम पीरियड आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद दूसरी बार मोपला विद्रोह होता है कब, 1921 में, 1921 में। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसको जो लीड किया जाता है, जो इनके नेतृत्वकर्ता होते हैं उनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, बट नेतृत्वकर्ता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ये विद्रोह होता किधर की तरफ है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये है केरल। आप देखें केरल का जो मालाबार क्षेत्र है उधर की तरफ ये विद्रोह होता है। मालाबार जो ये पश्चिमी घाट होता है इधर नीचे की तरफ आप देखेंगे ये मालाबार है, ये कोरोमंडल तट है, ये मालाबार तट है। भूगोल में आप पढ़े हैं, ये कोरोमंडल है, ये पूर्वी वाला जो तट है, ठीक है, तमिलनाडु के लगे हुए ये जो तट हैं, ये सब बातें आप जानते हैं। तो मालाबार ये आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। मोपला विद्रोह की बात कर ली जाए, इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता है वो अली मुस्लिया, ये आप नाम ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद अरियान कुन्ननाथ हो गए, ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है कुंजा मोहम्मद हाजी, ठीक है, कुंजा मोहम्मद हाजी, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। पागलपंथ विद्रोह की बात कर लीजिए, नेतृत्वकर्ता जो दिख रहे हैं इनसे भी आपको मोटा मोटी आइडिया लग जा रहा होगा कि ये जो है ना ये मुस्लिम विद्रोह है। ये मोपला विद्रोह की बात कर लीजिए तो ये भी मुस्लिमों का ही विद्रोह है, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिएगा। इसमें भले आपको नाम से पता नहीं चल रहा होगा बट नेतृत्वकर्ता से आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद फरेजी आंदोलन की बात कर लीजिए तो टाइम पीरियड थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, 1838 से 1857, ये भी एक मुस्लिम विद्रोह ही है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। उसके बाद हाँ, इसको लीड किन के द्वारा किया जाता है, शरीयतुल्लाह। उनके बाद इनके जो पुत्र आपको आ जाएंगे कौन होंगे, दादू मियाँ। शरीयतुल्लाह ध्यान रख लीजिएगा और दादू मियाँ आप ध्यान रख लीजिएगा। ये जो मुख्य रूप से इसके द्वारा जो प्रभावित क्षेत्र होता है वो होता है बंगाल का फरीदपुर। तो बंगाल तो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद फरीदपुर भी आप ध्यान रख सकते हैं, बंगाल का फरीदपुर। कूका विद्रोह की बात कर लेते हैं। तो देखिए कूका विद्रोह की बात कर ली जाए तो मुख्य रूप से जब ये विद्रोह शुरू होता है तो ये एक धार्मिक विद्रोह होता है, धार्मिक सुधार आंदोलन होता है। कूका विद्रोह की बात कर ली जाए तो जो सिख संप्रदाय में
सिख धर्म में जो कुरीतियाँ होती हैं, जो अंधविश्वास होते हैं, जो कमियां होती हैं, उनको दूर करने के लिए इस विद्रोह को, इस आंदोलन को शुरू किया जाता है। बट बाद में ये राजनीतिक रूप ले लेता है, अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह शुरू हो जाता है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। हाँ, मुख्य रूप से जो प्रभावित क्षेत्र होता है ना, कूका विद्रोह की बात कर लीजिए, इतना समझाया तो आप समझ ही गए होंगे कि मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा, वो हो जाएगा पंजाब। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, कूका विद्रोह पंजाब, कूका विद्रोह पंजाब, आप जरूर ध्यान रख लीजिए, कूका पंजाब। जो लीड किया जाता है वो किया जाता है भगत जवाहर मल के द्वारा। तो ये भगत जवाहर मल ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये नाम ध्यान रखने के बाद राम सिंह का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जगह जरूर ध्यान रख लीजिएगा, पंजाब। कूका विद्रोह की बात आई है ना, तो कूका से संबंधित एक और नाम आपको मैं दिखाता हूँ, कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह, तो कुकी विद्रोह की बात कर ली जाए तो ये जो विद्रोह होता है मुख्य रूप से आप देखेंगे मणिपुर में होता है। अभी भी जो एक संघर्ष चल रहा है मणिपुर में, जो संघर्ष चल रहा है, तो 2-3 जनजातियां हैं, नागा, मैतेई, कुकी, ठीक। तो ये उससे भी आप समझ सकते हैं, करंट अफेयर्स से भी कोरिलेट करते हुए देख सकते हैं कि कुकी जो जनजाति है किधर की तरफ पाई जाती है, ठीक ना। तो इससे आप कोरिलेट करते हुए इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं, कुकी, मैती और कौन है, नागा। तो कुकी विद्रोह मणिपुर ध्यान रख लीजिएगा। कूका विद्रोह की बात कर ली जाए तो ये जो प्रभावित क्षेत्र होगा वो किधर की तरफ हो जाएगा, पंजाब की तरफ। और वो जो कुकी दिया हुआ है ना, ये जनजाति है कुकी, मणिपुर की तरफ। मणिपुर में मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान ये जो विद्रोह होता है उस समय की ये बात यहाँ पर लिखी गई है, बट करंट से भी आपको रिलेट करके इस बात को ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद संथाल विद्रोह की बात कर लेते हैं, कूका विद्रोह, उसके बाद संथाल विद्रोह। हाँ, संथाल विद्रोह की बात कर ली जाए तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो यहाँ पर ईस्वी दी हुई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1855-56, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। संथाल विद्रोह होता है, किनके नेतृत्व में होता है, सिद्धू कान्हू, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद चांद भैरव, ये दोनों नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा, सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू जरूर ध्यान रख लीजिएगा। चांद भैरव भी उसके बाद आप ध्यान रख सकते हैं। मुख्य रूप से इसके द्वारा जो प्रभावित क्षेत्र होता है वो झारखंड का दामने कोह जो होता है, और बिहार भी आप ध्यान रख सकते हैं। झारखंड तो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। जगह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है संथाल विद्रोह, ये डेट इंपॉर्टेंट है, और लीड किनके द्वारा किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वहाबी आंदोलन की बात की जाए तो वहाबी आंदोलन की बात करें तो ये मुख्य रूप से अगर इसकी बात की जाए, हाँ, टाइम पीरियड की बात करें तो 1820 से लेकर 1870, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, टाइम पीरियड 1820 से 70 तक। तो शुरुआत में अगर बात की जाए तो ये भी धार्मिक सुधार के रूप में ये आंदोलन शुरू होता है। जो इनके धर्म में कुरीतियाँ होती है, जो भी कमियाँ होती हैं, उनको दूर करने के लिए धार्मिक सुधार के पर्पज से इस आंदोलन को शुरू किया जाता है। लेकिन बाद में ये भी आंदोलन जो है ना, वहाबी आंदोलन, ये भी राजनीतिक रूप ले लेता है। तो जो भारत में इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है, किनके द्वारा की जाती है, सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा, सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। तो ये नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। इनकी मृत्यु हो जाती है 1831 में। इनकी मृत्यु के पश्चात जो आंदोलन का मुख्य केंद्र हो जाता है वो बिहार का पटना हो जाता है, पटना इसका मुख्य केंद्र हो जाता है। लेकिन आप प्रभावित क्षेत्र की बात कर लीजिए तो ये पूरा नाम ध्यान रख लीजिएगा, बिहार हो गया मुख्य रूप से। तो चलिए पटना केंद्र हो जाएगा इनकी मृत्यु के बाद, बट बंगाल भी ध्यान रख लीजिएगा, और नॉर्थ वेस्ट जो होता है, पश्चिमोत्तर जो भारत होता है, उधर की तरफ भी ये आंदोलन प्रभावी होता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, मृत्यु के बाद यहाँ पर देख लीजिए किनके द्वारा ये लीड किया जाता है। वहाबी आंदोलन की बात की जाए तो उनमें जो महत्वपूर्ण नाम है ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। मृत्यु के बाद मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, विलायत अली और इनायत अली, ये नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद अहमदुल्ला हो गए, मौलवी कासिम हो गए, टीटी मीर हो गए, दूदू मियाँ हो गए, या फिर दादू मियाँ के नाम से जिनको आप जानते हैं, ठीक। तो ये लोग जो हैं इनके द्वारा इनकी मृत्यु के पश्चात, सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के पश्चात इन लोगों के द्वारा लीड किया जाता है, नेतृत्व प्रदान किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मुंडा विद्रोह की बात कर लीजिए। यहाँ तक अगर बात करें, देखिए 1870 तक चले गए हैं, 1870 तक। हम प्रमुख रूप से इसमें 1857 की क्रांति से पहले के विद्रोह की बात करने वाले थे, लेकिन चलिए उसके बाद वाले विद्रोह की भी बात कर लेते हैं। और 1857 की क्रांति की बात की जाए तो उसको हम अच्छे से देखने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं 1857 की क्रांति को अलग से। देखिए मुंडा विद्रोह की बात कर ली जाए तो ये टाइम पीरियड देख लीजिएगा। इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसको लीड किनके द्वारा किया जाता है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के द्वारा लीड किया जाता है। मुख्य रूप से जो प्रभावित क्षेत्र होता है ये भी ना भी याद रखेंगे तो आपको पता ही होगा, जो झारखंड है। अब बिहार जो है, बिहार में झारखंड पहले होता है, बाद में झारखंड अलग हो जाता है ना बिहार से। तो ये बात आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। ये जो विद्रोह होता है उस समय, अभी झारखंड की बात कर लीजिए तो झारखंड वाला जो एरिया है उधर की तरफ मुख्य रूप से ये प्रभावित क्षेत्र की बात कर लीजिए। प्रभावित क्षेत्र कौन सा होता है, झारखंड होता है। मुंडा विद्रोह की बात कर लीजिए तो उसके बाद नील आंदोलन की बात करते हैं। ये टाइम पीरियड ध्यान रख लीजिएगा, 1859-60। ये जो लीड किया जाता है किनके द्वारा, दिगंबर विश्वास नाम ध्यान रख लीजिएगा, और विष्णु चरण विश्वास।
जो प्रभावित क्षेत्र होता है बंगाल का जो नादिया जिला होता है ये मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्र होता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ताना भगत आंदोलन की बात कर लीजिए। ताना भगत आंदोलन टाइम पीरियड ध्यान रख लीजिएगा 1914 से 20। ये जो लीड किया जाता है ये जो लीड किया जाता है किनके द्वारा किया जाता है? मुख्य रूप से जो प्रभावित क्षेत्र है वो है छोटा नागपुर क्षेत्र। झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है वो प्रभावित क्षेत्र है। लीड किया जाता है जतरा भगत के द्वारा। और जतरा भगत अगर आप नाम ध्यान रख सकते हैं तो उसके बाद ये नाम ध्यान हो जाए, ध्यान में रह जाए, उसके बाद बलराम भगत आप ध्यान रख लीजिएगा। जतरा भगत जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद जिया तरंग आंदोलन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट बात है। जिया तरंग आंदोलन 1930, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जब होता है ना उसी के दौरान, उसी के साथ जिया तरंग आंदोलन, उसी के अंतर्गत ये आंदोलन शुरू होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ये आंदोलन शुरू होता है। कहाँ पर? मणिपुर में। मणिपुर की जो जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है वो कौन है? रानी गैडी नल्लियू। इन्हीं के द्वारा इस आंदोलन को लीड किया जाता है। मणिपुर विद्रोह की बात कर ली जाए या फिर जिया तरंग आंदोलन की बात कर ली जाए तो ये किनके द्वारा लीड किया जाता है? रानी गैडी नल्लियू के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इनका नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। मणिपुर से ये संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, चलिए उसके बाद मैं लास्ट में आपको दिखा देता हूँ कैटेगराइज जो किया हुआ था यहाँ पर। उसको दिखाने से पहले ये भी आप देख लीजिए। हाँ, मुंडा विद्रोह की बात आई है तो ये देख सकते हैं। बिरसा मुंडा की बात कर ली जाए तो इन्होंने सिंह बोंगा का आप अर्थ खाली ध्यान रख लीजिए। सिंह बोंगा का अर्थ होता है एक ईश्वर। तो बिरसा मुंडा ने सिंह बोंगा की पूजा का आह्वान किया था, मतलब एक ही ईश्वर को पूजा करने के लिए आह्वान किया था। किसने? बिरसा मुंडा ने। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। सिंह बोंगा की पूजा का आह्वान किनके द्वारा किया गया था? बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। और ये बिहार BPSC एक बार पेपर हुआ था उसमें ये पूछ लिया था, तो बस बिहार वालों के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3 फरवरी 1900 को सोते हुए पकड़ा गया था। किनको? बिरसा मुंडा को, तथा रांची की जेल में कैद कर लिया गया था। तो ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट BPSC में एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो बस मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। उसके बाद हाँ, यहाँ ये देख लीजिए, मैंने थोड़ा सा आइडिया देने के लिए यहाँ पर लिखा है। जैसे जनजातीय विद्रोह की बात कर लिया तो जनजातीय विद्रोह के कुछ एग्जाम्पल्स जो हो गए, कोल विद्रोह हो गया, हो विद्रोह हो गया, मुंडा, संथाल, खोंड, भील, कोली, रामोसी, खासी विद्रोह आदि। ठीक, तो ये सब जनजातीय विद्रोह हैं। कहीं पर कैटेगराइज करने को दे दे या फिर पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह नहीं है, तो वहाँ पर इन बातों से आपको आसानी होगी। ये जो अप्रोच है ना, ऐसे आप समझने का प्रयास करेंगे तो इनसे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है क्वेश्चन को टैकल करने में, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया है। ठीक है। उसके बाद किसान आंदोलन की बात कर लीजिए तो देखिए, किसान आंदोलन की बात करें ना तो जो भी ये आंदोलन इधर की तरफ लिखे हुए हैं ये मुख्य रूप से जब स्टार्ट होते हैं तो धार्मिक स्वर लिए हुए, मतलब धार्मिक ओवरटोन इनमें दिखता है, धर्म का थोड़ा सा टेस्ट दिखता है। तो धार्मिक स्वर के साथ ये आंदोलन शुरू होता है। इस किसान आंदोलन की बात की जाए तो हल्का फुल्का इसमें धार्मिक स्वर भी होता है, बाद में ये किसान आंदोलन का रूप लेता है। देखिए जैसे पागलपंथी विद्रोह की बात कर लीजिए, इसमें धार्मिक स्वर भी दिखता है, ये बात आप समझ लीजिएगा। जो धार्मिक ओवरटोन है ये भी दिखता है। उसके बाद फरेजी आंदोलन की बात कर लीजिए, मोफला विद्रोह की बात कर लीजिए, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद सिपाही विद्रोह की बात कर लेते हैं। सिपाही विद्रोह में एक वेलोर हो गया 1806 में जो विद्रोह होता है। फिर 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री आदि ये जो विद्रोह हैं, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मैंने आइडिया देने के लिए यहाँ पर लिख दिया है, और उसके बाद आइडिया देने के लिए भी लिखा है, और जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं उनको यहाँ पर लिख दिया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं एग्जाम्पल से पूछा जाएगा। उसके बाद सिविल विद्रोह की बात कर लीजिए, जो नागरिक विद्रोह होते हैं। सिविल विद्रोह की बात कर लीजिए तो फिर सन्यासी विद्रोह हो गया, फिर वेलुथम्पी हो गया, पाइका हो गया, अहोम हो गया, वहाबी आंदोलन हो गया, कूका आदि हो गया। ठीक है, ये सब है। हाँ, इनमें हल्का फुल्का देखिएगा, किसी किसी विद्रोह में शुरुआत में धार्मिक सुधार को लेकर आंदोलन शुरू होता है, मतलब धार्मिक स्वर उसमें देखने को मिलता है, धार्मिक ओवरटोन देखने को मिलता है, बट लास्ट में वो एक राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सिविल विद्रोह की यहाँ पर बात कर लीजिए तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद हाँ, बिरसा मुंडा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। 1857 की क्रांति की बात करने वाले हैं। उससे पहले कुछ एक महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तकें हैं, इनको आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित एक पुस्तकें हैं, इन पर ये पुस्तकें लिखी गई हैं। एक पुस्तक BD सावरकर के द्वारा लिखी गई जिसका नाम क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ये किताब किनके द्वारा लिखी गई है? BD सावरकर के द्वारा। महत्वपूर्ण बात है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद दूसरी पुस्तक है 1857, SN सेन के द्वारा ये किताब लिखी जाती है। अहबाब बगावत हिंद की बात कर लीजिए, अहबाब बगावत हिंद की बात कर लीजिए, ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी जाती है? सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी जाती है। तो ये देखिए उर्दू नाम दिख रहा है, और ये नाम से आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं कि इनके राइटर ये हो सकते हैं सर सैयद अहमद खान। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई अन्यथा इनको नहीं लेगा, इस बात को अन्यथा नहीं लेगा, बस याद करने के लिए मैं आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद देख लीजिए द सिपोय म्यूटनी
एंड रिवेलियन ऑफ 1857 की बात कर लिया, द सिपोय म्यूटिनी, इतना भी आप ध्यान रखेंगे ना तो आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 की बात कर लिया तो ये किताब किनके द्वारा लिखी गई है? आर.सी. मजूमदार के द्वारा, आर.सी. मजूमदार के द्वारा ये सारी बातें हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं।